तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, वो है टॉर्जनल स्ट्रेसेस। तो हम स्ट्रेसेस पढ़ रहे थे वन बाय वन। हमने काफ़ी सारे स्ट्रेस पढ़ चुके हैं हम, जैसे सिंपल स्ट्रेस पढ़ लिया हमने, उसके बाद में मतलब सिंपल या डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद में फिर हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। उसके बाद फिर हमने देखा था बेंडिंग स्ट्रेसेस और उसके बाद शेयर स्ट्रेसेस। अब हम पढ़ते हैं टॉर्जनल स्ट्रेसेस कौन से होते हैं। तो टॉर्जनल स्ट्रेसेस क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं टॉर्जन क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। टॉर्क क्या है, टॉर्जन क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है। देखो अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, बीम, वो लेकिन कैसी है, सर्कुलर है। ये बात फिक्स है भाई, बीम जो है अब कैसी है हमारी, सर्कुलर है। वो हमारी स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है। पहली चीज, ये वाली चीज फिक्स हो चुकी है। मतलब हम किसकी बात करेंगे, ओनली शाफ्ट की बात करेंगे। बात क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं शाफ्ट की। तो जो हमारी शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट के ऊपर कुछ ऐसे कपल्स लगे हुए हैं। कपल्स का मतलब क्या होता है, मोमेंट। कपल्स का मतलब क्या होता है, मोमेंट। कुछ ऐसे कपल्स लगे हुए हैं जिनकी सहायता से जो हमारी बीम है वो क्या हो रही है, ट्विस्ट होने की कोशिश कर रही है। मतलब उसके ऊपर रोटेशनल मूवमेंट लग रहा है। तो उन कपल्स को क्या बोलेंगे हम, ट्विस्टिंग मोमेंट। उन कपल्स को बोलेंगे ट्विस्टिंग मोमेंट या ट्विस्टिंग कपल। और वो जो लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क क्या है, जनरली टॉर्क है जो हमारा अप्लाइड मोमेंट होता है, अप्लाइड ट्विस्टिंग मोमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो चाहे आप अप्लाइड ट्विस्टिंग मोमेंट बोलो, चाहे आप टॉर्क बोलो, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। या फिर अप्लाइड कपल्स बोलो, ट्विस्टिंग कपल बोलो, ट्विस्टिंग मोमेंट बोलो, कपल्स। कपल्स का मतलब मोमेंट ही होता है। ये मतलब भाई मोमेंट का मतलब तो होता है हमारा लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड को अगर डिस्टेंस मिल गई तो हम क्या बोलेंगे, उस मोमेंट। लेकिन लोड कैसे हैं, दो लोड लग रहे हैं और दोनों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलेंगे, कपल्स। तो देखो ये 1 और 1 2 जोड़ा हो चुका है ये, इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट। इसको देखो लोड इनटू डिस्टेंस मिल गई, इसको भी लोड इनटू डिस्टेंस। तो ये इस तरह से घूमेगा। तो ये क्या है, इस तरह से घूम रहा है, ठीक है ना। ये हमारा लोड था, ये लोड था, ये डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच की। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये जो मोमेंट है उसका जोड़ा कहलाएगा हमारा कपल्स। कपल्स है मोमेंट। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी शाफ्ट है। पहली बात मैंने फिक्स कर दी कि जो हमारी किसकी बात कर रहे हैं हम, ये केवल सर्कुलर शाफ्ट की बात करेंगे। ये हमारी सर्कुलर शाफ्ट है। तो इसके ऊपर देखो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, पूरी शाफ्ट के ऊपर यहां पर एक पुली लगा दी और उस पुली पर क्या है, दो नीचे इस तरह से यूं एक रस्सी बंधी हुई है। बात क्लियर है। ये हमारी शाफ्ट थी, शाफ्ट में हमने एक पुली यूं लगा दी गोल बिल्कुल, और उस पुली के ऊपर क्या है, रस्सी बंधी हुई है ऐसे। वो रस्सी जनरेटर से चल रही है, तो वो घूम रही है इस तरीके से। तो ये रस्सी घूमेगी कि नहीं घूमेगी, इसके ऊपर से बिल्कुल घूमेगी। तो क्या ये शाफ्ट घूम गई, क्या शाफ्ट नहीं घूमी, लेकिन रस्सी के घूमने के कारण रस्सी घूम रही है, तो जो पुली है पुली भी घूम रही है। तो उन दोनों के घूमने के कारण क्या हो रहा है, वो इसके अंदर एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये जो है ना, ये देखो आपको इस मार्कर का ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक। तो ये देखो ये ऊपर था ये वाला पॉइंट, ये इस पे आप ए पॉइंट मान लो। जब वो रस्सी घूम रही है तो वो भी घूमेगा, हमारी घिरनी मतलब पुली घूमेगी, पुली घूमेगी। तो ये जो है इस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा। मतलब ये ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। दो चीज होती है, एक तो अगर लोड ऊपर से लग रहा है तो क्या होगा, बेंडिंग होगी। और अगर लोड ऊपर से नहीं लग रहा है तो फिर क्या होगी, हमारी ट्विस्टिंग होगी। तो ये ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उस ट्विस्ट जो हमारा प्रभाव है, उस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे, टॉर्जन। जो प्रभाव है ना, क्या करने की कोशिश कर रहा है, ट्विस्ट। तो ट्विस्ट बोलो, ट्विस्टिंग बोलो या टॉर्जन बोलो, इन दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो टॉर्जन का मतलब क्या है, टॉर्जन हमारा इफेक्ट है। किस चीज का इफेक्ट है, ये इफेक्ट है हमारे टॉर्क का। तो जो ऊपर जो इसके ऊपर अप्लाइड हो रहा था, इस पे जो अप्लाइड हमारा जो कपल जो लग रहा था, उस कपल को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट या फिर टॉर्क कहते हैं। और उसके कारण अंदर क्या उत्पन्न होती है, बीम के अंदर ट्विस्टिंग उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहा जाता है, टॉर्जन कहा जाता है। ठीक है भाई। तो इन दोनों का मतलब एक है। तो मैं ये शाफ्ट है हमारी, इस शाफ्ट में, ये हमारी शाफ्ट है और इस शाफ्ट के अंदर ये आपको जो लोड दिख रहा है, ये पी लग रहा है, ये पी लग रहा है, डिस्टेंस है। इस लोड के कारण क्या होगा, ये यूं घूमने की कोशिश करेगी, कैसे, ऐसे। दोनों का मतलब एक ही है, यूं घूमने की कोशिश करेगी। तो ये जो हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा टी, ये तो है हमारा
ट्विस्टिंग मोमेंट, या फिर इसको बोलें और TORQUE, टॉर्क। ये तो है ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क। इसके कारण हमारी बीम के अंदर जो इफेक्ट होता है, जो ट्विस्टिंग होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं अपन टॉर्जन। तो टॉर्जन क्या है? बेसिकली ये है हमारा इफेक्ट। अब देखो आप कैसे समझोगे, जैसे कि हमारे देखो, अगर मैं बात करता हूं अप्लाइड मोमेंट, कौन सा मोमेंट लगा हुआ है? अगर बीम पर बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है तो उसके कारण क्या इफेक्ट होगा बीम में? बीम में क्या होगी? उसकी बेंडिंग होगी। और अगर उसमें क्या लग रहा है? बीम में ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, या उसको क्या बोलते हैं अपन? टॉर्क बोलते हैं। ये लग रहा है तो उसके कारण क्या होगी? हमारे टॉर्जन होगा। टॉर्जन या ट्विस्टिंग। अब आपको क्लियर हो गया होगा। बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, ये बीम है, बीम पर इस तरह से मोमेंट लग रहा है, लोड लग रहा है, उसके कारण क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण तो क्या होता है? बीम में बेंडिंग होती है। और अगर एक कपल्स लग रहा है, मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, तो उसके कारण क्या होगी? बीम में ट्विस्टिंग होगी, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं? टॉर्जन बोलते हैं। तो ट्विस्टिंग मोमेंट जो बाहर से लग रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? टॉर्क। और अंदर जो प्रभाव है, ट्विस्टिंग हो रही है, उसे क्या बोलते हैं अपन? टॉर्जन बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? नहीं तो इन चीजों को अपन लिख लेते हैं। पहली चीज क्या थी हमारी कि ये केवल हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? सर्कुलर के लिए। बेंडिंग मोमेंट अपन कोई सी बीम हो सकती है, उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है, लेकिन ये हम केवल किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं केवल और केवल सर्कुलर के लिए। ठीक है, अब अपन लिखेंगे इसके अंदर एक दो लाइन लिखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको अपनी नॉलेज के लिए ऊपर कहीं पर भी लिख सकते हैं। लिखेंगे भाई सर्कुलर शाफ्ट पर अप्लाइड कपल्स की वजह से शाफ्ट में ट्विस्टिंग उत्पन्न होती है। शाफ्ट में क्या होती है? ट्विस्टिंग उत्पन्न होती है। इस अप्लाइड ट्विस्टिंग मोमेंट को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। वह इस टॉर्क के कारण डेवलप हुई ट्विस्टिंग को टॉर्जन कहा जाता है। बात क्लियर है भाई? तो ये हमारा, तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा टॉर्क और टॉर्जन। इसके बाद में आप ये डायग्राम बना देंगे। इसके बाद में आप ये डायग्राम बना देंगे। ये हमारा डिस्टेंस मान लो डी थी, डी, तो टी बराबर क्या हो गया? यहाँ पर हमारा टी बराबर हो गया पी इंटू में डी। इसकी बात चल रही है कि समझने के लिए आप इसको उतार देंगे। एक चीज़ और लिख देंगे, टॉर्क को अपन कैसे डिनोट करते हैं? टॉर्क को कर्व्ड एरो या डबल हेडेड एरो द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, डबल हेडेड एरो क्या होता है हमारा? ये होता है, ऐसे दर्शाते हैं या फिर ऐसे दर्शाते हैं। इन दोनों में से किसी एक तरीके से दर्शाते हैं अपन किसको? टॉर्क को।
ठीक है भाई। तो इस टॉर्क के विरुद्ध इस बॉडी के अंदर एक मोमेंट अपने आप, रेजिस्टेंस का मोमेंट अपने आप डेवलप होता है। जैसे क्या बोलते हैं, अपन वहां पे पढ़ते थे ना, एम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम बराबर सिग्मा इंटू जेड। वो कौन सा था हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? तो कौन सा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था? बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पर क्या हो जाएगा? टॉर्जनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब टॉर्जन के विरुद्ध जो अपना एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, उस टॉर्क मोमेंट के विरुद्ध अपना जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? टॉर्जनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस तरह से अपन ये होता है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं टॉर्जनल मोमेंट इक्वेशन कौन सी होती है। जैसे हमारे बेंडिंग इक्वेशन थी ना, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन थी, वैसी हमारी क्या होती है? बेंडिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है यहाँ पे? टॉर्जनल मोमेंट इक्वेशन। वो अपन लिखते थे, आप डायग्राम बना देंगे। अब मैं लिखता हूं इसके नीचे टॉर्जनल मोमेंट इक्वेशन। क्या होती है भाई ये देखो, ये हमारी बीम है, इसमें ये पॉइंट है, ये हमारा सीजिए। यहां से अगर ये थोड़ा सा तो देखो भाई, ये जो क्रॉस सेक्शन है ना आपका, क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन पर ये जो हमारा अप्लाइड टॉर्क है, ये जो हमारा अप्लाइड टॉर्क है ना, ये है हमारा टी। तो इस अप्लाइड टॉर्क की वजह से, ये टी हम इस तरह से घुमा रहे हैं, इस अप्लाइड टॉर्क की वजह से ये जो आपको पूरी लेयर दिख रही है, अब मान लो जो मैं आपको कल दिखा था, मैंने आपको कार्ड्स दिखाए थे, तांस दिखाए थे, मैं उसमें आपको एक एक लेयर दिखा रहा था। ऐसे देखो ये जो गोल गोल लेयर्स निकलेंगी कैसे, जैसे हम आपने क्या किया, एक पेज लिया खाली, दूसरा पेज लिया, तीसरा पेज लिया, सारे पेज को आपने यूं करके और रोल कर दिया इस तरह से। ठीक है, आप जब उसको रोल कर दोगे गोल गोल, तो उस रोल में से आप इस तरह से यूं करोगे तो क्या करेंगे, एक एक पेज बाहर निकल जाएगा। लेकिन कैसे निकलेगा वो? एक एक पेज की तरह निकलेगा, लेयर के रूप में। तो एक ऊपर वाली लेयर हो गई, उसके अंदर से दूसरी लेयर निकली, फिर तीसरी लेयर निकली, तो वो होती है हमारी लेयर्स। एक ये है इसके अंदर, फिर इसके अंदर, इसके अंदर, ये हमारी लेयर्स हैं। तो जो हमारा टॉर्क जो लग रहा है, इसके कारण जो हमारे शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे ना, वो किस पर होते हैं? सरफेस पर होते हैं। तो एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा इस पर, और फिर उसके नीचे वाली लेयर पर, फिर उससे नीचे वाले पर, उससे नीचे वाले पर। इस तरह से हमारे शियर स्ट्रेस डेवलप होते हैं। तो टॉर्क, शियर स्ट्रेस, ठीक है भाई। जो हमारा बेंडिंग मोमेंट था ना कैपिटल एम, उसके कारण कौन से स्ट्रेस डेवलप होते थे? बेंडिंग स्ट्रेसेस। और टॉर्क के कारण कौन से होंगे? टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस। तो शियर स्ट्रेस ही होंगे, लेकिन कौन से होंगे? टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस। देखो दो तीन शियर स्ट्रेस हो चुके हैं। एक तो कौन सा था हमारा? शियर फोर्स था, SFD BMD, जिसका हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। वो किसका बनाते हैं? जो हमारे क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से। ठीक है, सॉरी, पैरेलल जो होता है इसका तो हम बनाते हैं क्या? ये हमारा क्रॉस सेक्शन था, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, इसके पैरेलल क्या जो हमारे लगते हैं ना शियर फोर्स, उसका तो हम क्या बनाते हैं? SFD बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। और ये जो पैरेलल ये लग रहे हैं शियर फोर्स, इसके कारण ये जो लेयर दिख रही है, लेयर, इन लेयर के पैरेलल जो लगता है हमारा, उस लेयर के पैरेलल जो हमारे लग रहे हैं शियर स्ट्रेसेस, ये उसका हमारा कौन सा डायग्राम बनता है? ये वाला डायग्राम बनता है, शियर स्ट्रेस डायग्राम, जो हमारी लास्ट यूनिट थी। अब ये कौन सी बीम थी? हमारी रेक्टेंगल थी। अब मैंने आपको फिक्स कर दिया है भाई, यहां पर बीम क्या है हमारी, कैसी है? शाफ्ट के रूप में। तो शाफ्ट के रूप में जब है, तो इसका जो सरफेस है ना, ये इन पर जो हमारा लग रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं हम टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस। ये भी शियर स्ट्रेस है और ये भी शियर स्ट्रेस है। ये हमारा सिंपल शियर स्ट्रेस है, और इसके कारण कौन सा होगा? टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस। तो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस जो होते हैं हमारे, वो सेंटर पर, उनका डायग्राम भी कैसा बनेगा हमारा? बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा उसका बनता था, सेंटर पर 0 और ऊपर नीचे क्या है? मैक्सिमम। किसकी तरह है ये हमारे बेंडिंग स्ट्रेस की तरह है। तो टॉर्जनल आप क्वेश्चन में देख लेंगे कि वो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है या फिर सिंपल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। आपको तब भी समझ नहीं आ रहा तो आप किस चीज से समझ सकते हो? आप समझ सकते हो एक चीज से,
कौन सी शाफ्ट दे रखी है, शाफ्ट दे रखी है, फिर उसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन है, क्या है। तो देखो भाई मैं बात कर रहा हूं टॉर्जनल शियर स्ट्रेस अपन को ज्ञात करना है ड्यू टू टॉर्क। टॉर्क के कारण ऊपर वाला सरफेस अगर मैं देखता हूं ना, ये हमारे, ये अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं, देखो इस टॉप सरफेस का ये जो मार्कर है ना, मार्कर, इसका टॉप सरफेस का मैं छोटा सा एक सेक्शन ले रहा हूं ऊपर का ये, तो इस पर देखो क्या लग रहा है, ये इस तरह से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, टॉर्क टी लग रहा है, ठीक है। देखो ना आप, ये सरफेस पर छोटा सा पॉइंट ले लिया मैंने, उस पर यू लग रहा है टी, ये यूं लगेगा तो इसके जस्ट अपोजिट भी लगेगा, ऐसे अपोजिट लगेगा, इनको रोकने के लिए क्या लगेगा, ये लग रहा। तो सिंपल शियर स्ट्रेस की कंडीशन आ चुकी है, नहीं आ सकती, स्टेट ऑफ सिंपल शियर आ चुकी है, कहां पे, ऊपर आ चुकी है। इसके कारण ही हमारे कंप्लीट जो क्रॉस सेक्शन है उस पर क्या डेवलप होता है, हमारा टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। तो इन सबके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, जैसे वहां पर होती थी हमारे, क्या होती थी, M/I σ/Y E/R, ऐसे यहां पर होती है हमारी T/J T/J C(θ/L) = 2/R। तो देखो आप T/J 2/R, M/I था, यहां T/J है, σ/Y था 2/R है, C(θ/L) था E/R है। तो इस तरह से रिलेशनशिप होती है इन दोनों के बीच में। तो लगभग एक ही चीजें हैं ये हमारी, ऐसी, बस वहां पर बेंडिंग मोमेंट था, ये ट्विस्टिंग मोमेंट है। आप इस हेडिंग से ऊपर वो चीज जरूर लिख लेना भाई, क्या लिखोगे आप, ये इस तरह से मोमेंट और ये इफेक्ट, आप इसको जरूर लिख लेना जिससे आप कंपैरिजन कर पाओ दोनों को। तो मोमेंट कौन सा हमारा, बेंडिंग मोमेंट, उसके कारण कौन सा इफेक्ट होता है हमारा, उसके कारण इफेक्ट होता है हमारा बेंडिंग, और ये ट्विस्टिंग मोमेंट, और इसके कारण क्या होता है हमारा, इसके कारण होती है हमारी टॉर्जन या ट्विस्टिंग, एक ही चीज है। और ट्विस्टिंग मोमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम था हमारा टॉर्क। तो भाई दोनों चीजें लिख लेना, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे टॉर्जनल मोमेंट इक्वेशन। अब मैं टॉर्जनल मोमेंट इक्वेशन आपको लिख देता हूं, टॉर्जनल मोमेंट इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूं किस किस चीज के बीच में है ये। तो देखो यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये तो है हमारी कैपिटल आर, और यहां से किसी फाइबर तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। अब मैं देखो T/J = 2/R = C(θ/L)। अब बात आती है यार, ये थीटा क्या चीज है और हमारा C क्या है, L क्या है। L तो आप जानते हो, L तो होगी हमारी लेंथ होगी, T जो है हमारा वो है टॉर्क, ठीक है, या अप्लाई ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्क या ट्विस्टिंग मोमेंट। J क्या होता है भाई, J को अपन बोलते हैं, J को अपन IP भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सा वाला, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। J को थोड़ा सा और, J = IP, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको समझ लो आप। ये हमारा कोई भी सेक्शन है, इसकी ये x एक्सिस और ये y है, तो x x के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, Ix, y के सापेक्ष क्या है, Iyy। तो अगर हमें z के सापेक्ष निकालना है, देखो z कौन सी होगी, जो आपको मार्कर दिख रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है ये हो गई x, ये हो गई y, ये हो गई z। तो जेड के सापेक्ष जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। IP बोलो चाहे J बोलो, दोनों का मतलब एक ही, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कैसे ज्ञात किया जाए, ये जो हमारा जेड है, Izz को कैसे ज्ञात किया जाए, Izz को अपन ज्ञात करते हैं किसके द्वारा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के द्वारा, और उसके अकॉर्डिंग Izz बराबर क्या होता है हमारा, उस थ्योरम के अनुसार हमारा Izz बराबर Ixx प्लस में Iyy। तो बस ये हमारा J आ गया, J = IP = Izz बराबर Ixx प्लस में Iyy। तो ये होता है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चलो बाद में लिख लेंगे, अभी एक दो लाइन में आपको लिखवाई दूंगा जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इसके नीचे ही आपने ये लिख लिया भाई, जे के बाद में देखो टू क्या है हमारा, शियर स्ट्रेस तो है लेकिन कौन सा वाला है ये है हमारा टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। टो के द्वारा अपन इसको डिनोट करते हैं। आर क्या है, रेडियस ऑफ शाफ्ट। सी क्या है, सी है हमारा शियर मॉडुलस, पढ़ चुके हो आप, सी एन या जी से डिनोट करते हैं। क्या होता था, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, टो अपॉन थीटा, पढ़ा था ना हमने, वही चीज है ये सी। शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दोनों का मतलब एक ही है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सी के बाद बात आती है थीटा की। थीटा क्या है हमारा, ये होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। जितना भी ट्विस्ट हुआ है, मान लीजिए पॉइंट हमारा ए यहां पर था और ये ए पॉइंट यहां पहुंच गया, उसको मैंने ए डैश बोल दिया ड्यू टू टी, तो ये जितना भी एंगल घुमा है ना ये थीटा, उस एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं। और एल क्या होती है, ये होती है हमारी लेंथ ऑफ शाफ्ट। अब मैं आपको लिखता हूं यहां पे देखो, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे बोलो चाहे आई पी बोलो चाहे आई जेड जेड बोलो, क्या होता है हमारा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, अब मैं आपको इसके नीचे लिख देता हूं, जे फॉर सर्कुलर शाफ्ट बराबर क्या हो जाएगा भाई सर्कुलर शाफ्ट के लिए, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। क्या होता है हमारा, पाई डी 4/64 होता है आई एक्स एक्स, और आई वाई वाई बराबर पाई डी 4/64। तो कितना हो गया, पाई डी 4/64 प्लस पाई डी 4/64, 2 पाई डी 4/64, और 2 से 64 कट जाए कितना जाएगा 32 पाई डी 4/32। तो हमारा, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, आप उतार देंगे इसको, इस कंप्लीट को उतार लो भाई। तो ये जो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, ये हो गया हमारा आई जेड जेड या फिर जे या फिर आई पी बराबर हमारा हो चुका है पाई डी 4/32। उसके बाद में अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टॉर्जनल सेक्शन मॉडुलस जेड टी क्या हो जाएगा भाई, एम अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई। आपने क्या किया था, m बराबर सिग्मा इंटू आई बाय वाई, इसको क्या बोल दिया था आपने, z बोल दिया था। z क्या था हमारा, सेक्शन मॉडुलस। मैंने आपको बोला था ये एक्चुअल में ZE होता है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ऐसे ही क्या होता है हमारा, ये I अपॉन वाई था, वाई हमारी डिस्टेंस थी और I क्या था हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम रेशो लेते हैं किसका, अब आपने यहां पर भी देख लिया क्या इक्वेशन होती है, T अपॉन जे बराबर टो बाय आर, ये होता है। तो T बराबर टो इंटू जे बाय आर, तो जे बाई आर जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम ZT, पोलर मोमेंट ऑफ पोलर सेक्शन मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको अपन, पोलर सेक्शन मॉडुलस या फिर टॉर्जनल सेक्शन मॉडुलस। तो ये हमारा टॉर्जनल सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, जे बाय आर, और जे कितना होता है भाई, पाई डी 4/32 अपॉन में आर कितना था हमारा, आर होता है D/2, तो कितना हो गया ये, पाई डी क्यूब अपॉन 60। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नोट में, नोट फॉर सर्कुलर सेक्शन जे या फिर बोला जाए आई पी बराबर क्या होता है हमारा, पाई डी 4/32, और हमारा इसके लिए ZT क्या होता है,
ये होता है पाई डी क्यू अपन में 60। बहुत काम की चीज़ है, आगे काम आएगी बार बार, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया क्योंकि यहाँ सर्कुलर का ही काम चलेगा। तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है जेड टी क्या होता है, पाई डी क्यू अपॉन में 60 ओनली। ठीक, पाई डी क्यू अपॉन में 60 रहता है हमारा जेड टी। और अगर अपन बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट वाले की, तो बेंडिंग स्ट्रेस वाले केस में एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई, एम बराबर सिग्मा अपॉन आई बाय वाई, तो बराबर सिग्मा इंटू जेड। वहां पर जेड क्या होता था, आई अपॉन वाई। आई क्या होता सर्कुलर का, पाई डी 4/64 अपॉन में वाई कितना होता था, d/2। तो कितना हो गया, पाई डी क्यू अपॉन में 32। तो आपको अंतर दिख रहा है दोनों के अंदर, ये और इसके अंदर, इन दोनों में क्या क्या कितना है, ये दुगना होता है इसके कंपेयर। पाई डी क्यू अपॉन 60 और ये कितना, पाई डी क्यू अपॉन में 32। क्या है ये तो हमारा केवल सिंपल सेक्शन मॉडुलस और ये टॉर्जनल सेक्शन मॉडुलस है। अब हम बात करते हैं भाई इसके बाद में, आप इसको उतार लेंगे। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या, टॉर्जनल। देखो मैं आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा आता है, उसका मतलब भी यही होगा। अगर उसने ट्विस्टिंग मोमेंट लिखा हुआ, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, आपको दिख रहा होगा भाई, सिंस T अपॉन J बराबर टो बाय आर, देयरफॉर टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जो शियर स्ट्रेस है हमारे रेडियस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम देखते हैं तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, ये तो कैपिटल आर है और ये क्या है, कुछ दूरी है हमारी स्मॉल आर। तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे तो क्या होगा, टो की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और कैसे बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, ये इसका डायग्राम बनेगा हमारा लीनियर बनेगा। ठीक है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, हमारा लीनियर बनेगा। तो हमारा ये जो टॉर्जनल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। आपको दिख रहा है साफ साफ कैसा होता है, ये हमारा लीनियर होता है। ठीक है, तो अपन इसके अंदर लिख देते पहले एक लाइन, पहले आप ये उतार दो। इसको उतारने के बाद में ये क्या है हमारा, ये है लीनियर। इसमें लिख देंगे अपन टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस सेक्शन के अलोंग लीनियर होता है। ठीक है भाई, आप इसको उतार दो। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये तो मैं जो आपको बताया ना डायग्राम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मैंने सिंपल बार के लिए बनाया है, सिंपल बार के लिए, सिंपल सॉलिड शाफ्ट के लिए बनाया है। अगर हमारी शाफ्ट कैसी होती, अगर हमारी शाफ्ट कंपाउंड होती तो उसके लिए कैसा बनेगा, उसको अपन नोट में लिखते हैं। उसको अपन लिखेंगे नोट के अंदर। तो आप नोट डालकर लिखेंगे क्या, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंपोजिट अब कंपोजिट शाफ्ट कौन सी होती है, दो मटेरियल से मिलकर बनी शाफ्ट को अपन क्या बोलेंगे, कंपोजिट शाफ्ट। मतलब क्या हो रहा है उसके अंदर, ये मटेरियल 1 है और ये मटेरियल 2 है। ठीक है, ये हमारी G1 है और इसकी सॉरी अपन ने सी थीटा अपन लिखा है ना, तो आप उसको C मानो। तो इसका जो है हमारा दो मेटेरियल के मिलकर बनी शाफ्ट है। ये शाफ्ट कैसी होगी, आपने एक के अंदर दूसरी शाफ्ट को डाल रखा है। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे हमारे पेंसिल होती है, पेंसिल देखो आप काट के देखो, लकड़ी के बीच में क्या लेड है,
तो सेम वही चीज है, तो दोनों दोनों अलग अलग मटेरियल की है। ऐसी हमारी साफ्ट है, ऊपर कॉपर है, बीच में क्या है, एल्यूमिनियम है, तो दो अलग अलग साफ्ट है, उसे कंपोजिट साफ्ट बोलेंगे। इस वाले केस में देखो अपना क्या है, इस तरह की साफ्ट हमारी कंपोजिट साफ्ट है। अगर हम बात करते हैं कि अगर C1 इज ग्रेटर देन C2 है, तब तो डायग्राम कैसा बनेगा। इस वाले केस में इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, एक तो केस हो सकता है भाई ये जो है बीच वाली साफ्ट, इसका C1 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकंड साफ्ट, तो दूसरे मटेरियल की तुलना में इसका ज्यादा है, C1 ग्रेटर देन C2 है। तो डायग्राम आप क्या सोचोगे, T/J C थीटा बाय टो बाय R इज टू C थीटा बाय L। तो आपको दिख रहा है कि जो हमारा R है ये होगा, तो इसमें C1 ज्यादा है, तो इसका ये क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका शियर स्ट्रेस क्या होगा, ज्यादा होगा, C1 R1। R तो दोनों के लिए सेम है। तो अगर हम सेंटर से चलेंगे ना, अगर हम सेंटर से चलेंगे, थोड़ा सा C1 C2, अगर हम भाई सेंटर से चल रहे हैं, हम सेंटर से चलने लगे तो डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, वैसा ही बनेगा, इस तरह से लीनियर बनेगा। लेकिन जैसे ही आप इस वाले पॉइंट पर पहुंचे, इस वाले पॉइंट पर पहुंचते ही आपने देखा ये C2 हो गया और ये नीचे C2 हो गया। इस वाले पॉइंट से जस्ट ऊपर, मतलब डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक की R1 मान लो, यहां से यहां तक की भी R1 है। तो R1 डिस्टेंस ऊपर जस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे होने पर क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, और C1 क्या है, ये ज्यादा है, C2 कम है। तो अपना क्या बनेगा, टो अपॉन R इजकल टू C थीटा बाय L। देखो अगर टो निकालें, टो क्या हो गया, इंटू R, L कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। भाई यहां से यहां तक की दूरी तो दोनों के लिए सेम है लगभग, इससे थोड़ा सा ऊपर जाते ही C2 हो गया, थोड़ा सा नीचे जाते ही C1, मतलब मटेरियल चेंज हो रहा है। तो हमारा अगर ये C1 ज्यादा है तो इसका क्या आएगा, ये वाला डायग्राम ज्यादा आएगा, और दूसरे वाले क्या हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो आएगी ज्यादा, इस वाले की वैल्यू तो आएगी ज्यादा। तो ज्यादा के लिए मैं डायग्राम ऐसा बना रहा हूं। तो यहां तक तो क्या है भाई, ये हो गया हमारा C1। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, अचानक से इस वाले पॉइंट पर कम होगी, कम होने के बाद फिर से वही चलेगा। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरह से होगा। तो ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई, क्या है ये, फिर से बता देता हूं मैं। भाई डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा, ये हमको पता है, इस तरह से होगा। सेंटर से चले हम बढ़ने लगे धीरे धीरे, जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुंचे, तो इस पॉइंट पर पहुंचते ही इतना पहुंचोगे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। लेकिन जब हम इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तब आपने टो निकाला, तो देखो थीटा कॉमन है, R कॉमन है, L कॉमन है, इन तीनों गुणा मान लो 2 है, ठीक है। और C1 कितना था, C1 था हमारा 5 था, तो 2 गुणा 5 बराबर 10 आपकी वैल्यू आ गई यहां पर। इससे थोड़ा सा ऊपर जाते ही R, इन तीनों की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू क्या है हमारी, 2 है। लेकिन C2 की जो वैल्यू है वो क्या है, कम है। C2 की वैल्यू कम है, C1 की ज्यादा, इसकी वैल्यू मान लो 4 है, तो 4 दूनी क्या आ गया, 8। तो इसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। कम आने के बाद फिर ऊपर चलेंगे अपन धीरे धीरे, तो मेटेरियल क्या होता जा रहा है हमारा, R बढ़ता जा रहा है, R बढ़ता जा रहा है, और इसकी वैल्यू कैसी बनेगी, लीनियर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा किसका, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंपोजिट सेक्शन। बात क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, तो ये तो हमारा दूसरा हो गया। अगर ये भी तो हो सकता है ना, इफ C2 इज ग्रेटर देन C1, अब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, बस इतना अंतर है। इस वाले केस में क्या होगा, हम चलने लगे और ये इस वाले पॉइंट तक तो ये वैल्यू आई हमारी कितनी, 10। लेकिन जैसे ही हम इस पर पहुंचे तो हमारा C2 हो गया ज्यादा, C2 ज्यादा होते ही लो हमने ज्यादा कर दिया, फिर ऊपर चलेंगे तो ये बढ़ने लगेगा। इस वाले केस में C2 ज्यादा हो करके और फिर इस तरह से बढ़ जाएगा। तो हमारे दोनों डायग्राम बन गए, दोनों लीनियर है, थोड़ा चेंज होता है। तो ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आप बना लेंगे। इसके बाद में फिर अपन पढ़ते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, टॉर्जनल स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। जैसे हमने वहां पर क्या पढ़ा था, मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ शाफ्ट M बराबर सिग्मा इंटू Z,
उसी चीज से Z से हमारा सारी चीजें कंट्रोल हो रही थी। 2-3 क्वेश्चन भी करवाए थे। ऐसे ही यहां पर है सेम एज इट इज। क्या चीज है यहां पर टॉर्जनल स्ट्रेंथ है हमारी। तो टॉर्जनल स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी हमारी? वो डिपेंड करेगी टोटली किस पर? J पर। J का मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको उतार दो, इसे मैं मिटाता हूं। अब मैं नेक्स्ट लिखता हूं। नेक्स्ट क्या लिखता हूं? टॉर्जनल स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। कौन सी शाफ्ट? सर्कुलर शाफ्ट। टॉर्जनल स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। ये क्या होगी हमारी? ये होगी T/J बराबर टो बाय आर। तो T बराबर टो बाय टो इंटू में J बाय आर, और इसको क्या बोलते हैं हम? ZT। तो T बराबर टू इंटू में ZT। ठीक है भाई, ये होती है हमारी टॉर्जनल, और ZT अपन लिख देते हैं। अपन जानते हैं पाई डी क्यूब अपॉन में 60। ये हमारा क्या होता है? ZT होता है। तो आप इसके अंदर पहले एक लाइन लिखेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट को, मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी लिख देते हैं। यहां पे आप यहीं लिखेंगे, मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी टॉर्जनल स्ट्रेंथ कहलाती है। बात क्लियर है भाई? क्या कहलाएगी हमारी? टॉर्जनल स्ट्रेंथ कहलाती है। उसके बाद में आप ये उतार देंगे, टॉर्जनल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ये होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं T बराबर टो इंटू में पाई डी क्यूब अपॉन में 60। यहां से अपन निकालें टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, टो बराबर, टो क्या हो जाएगा? 16T अपॉन में पाई डी क्यूब। ये हो गया टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। और ये टॉर्जनल मोमेंट है, इतना मोमेंट ये झेल सकता है, इतना स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा। तो डेवलप की भी बात कर सकते हैं अपन भाई। ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि इतना मोमेंट अगर लग रहा है, अगर इतना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो कितना मोमेंट वो झेल सकता है, इतना स्ट्रेस अगर डेवलप हो रहा है तो कितना मोमेंट झेल सकता है। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, या फिर आप क्या निकाल सकते हो? इतने मोमेंट के कारण, इतने ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। वो दोनों एक ही चीज है। अपन चाहे आप अप्लाई करके निकालो भाई, दो चीज होती है। तो आप क्या करते हो? डिजाइन करते हो, या पहले से पता है डिजाइनिंग तो आप बताते हो कितना झेल सकता है। आप क्या करते हो? बीम का मैंने आपको बता दी भाई, बीम है हमारी आरसीसी की। ये इस बीम के ऊपर इतना इतना लोड लग रहा है। अब आप क्या करो? आप मेरे को बता दो इसकी डिजाइनिंग कर दो। डिजाइनिंग का मतलब क्या करते हो? आप विड्थ, डेप्थ और एएसटी को निकालते हो। यही चीज तो करते हो। मतलब आपको क्या पता था? आपको लोड मतलब मोमेंट पता था, और आपने क्या कर दिया? डिजाइनिंग कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपसे यूं कह दिया कि आपको मोमेंट नहीं पता, आपको मोमेंट नहीं पता, आपको दे दिया बी, डी और एएसटी दे दिया, मतलब डिजाइनिंग पहले से दे दी बीम आपको। अब क्या कह रहा है? अब आप बताओ ये कितना झेल सकता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। है तो मोमेंट ही, उसको भी एम से डिनोट करते हैं, इसको भी एम से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो रहा था? पहले से आपको मोमेंट पता था कि इतना लोड हमको बियर करवाना है, इतना लोड हमको कैरी करवाना है, तो उसकी डिजाइनिंग बताओ, बी, डी और एएसटी बताओ। इसमें क्या था? बी, डी, एएसटी ये। अब बता दो कितना झेल सकता है। यही चीज यहां पर है। ये दे रखा है तो आप ये निकाल लोगे, ये दे रखा है तो ये निकाल लोगे। अगर मैं बात करता हूं 4 इसको अपन, ये किसके लिए था भाई? डायमीटर डी तो सॉलिड शाफ्ट ही होगी। ये किसके लिए हमारा?
फॉर सॉलिड शाफ्ट। तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर होलो शाफ्ट। होलो शाफ्ट का मतलब क्या है, इस तरह शाफ्ट है हमारी, इसका ये डायमीटर तो है हमारा कैपिटल डी और ये डायमीटर है हमारा स्मॉल डी। तो उसके लिए हमारा टी क्या हो जाता है, टी हो जाता है टो पाई डी फोर माइनस स्मॉल डी फोर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी अपॉन में 16। बात क्लियर है। तो आप स्ट्रेस भी निकालोगे, स्ट्रेस के जगह कैपिटल डी फोर माइनस स्मॉल डी फोर अपॉन में डी, ये हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। ये होलो के लिए है और एक इसके लिए सॉलिड सर्कुलर। आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप यहाँ पर निकलेंगे, इस जगह पर लिख लेंगे आप फॉर सॉलिड शाफ्ट, ये होता है ठीक। ऐसे ही फॉर होलो शाफ्ट ये हो जाएगा हमारा। और इसके लिए आपका शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टो अपोजिट हो जाएगा। आप इसको उतार दो, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ए सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायामीटर, डायामीटर लिख रहा है भाई ये उर्दू में, डी इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट कैपिटल एम एंड ट्विस्टिंग मोमेंट कैपिटल टी। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस टू shear stresses। सॉल्यूशन, ये कह रहा है कोई बीम पर क्या लग रहा है, डायमीटर डी है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक तो एम लग रहा है, टी लग रहा है। एम के कारण तो क्या आएगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, टी के कारण क्या आएगा। अब देखो इसमें टॉर्जनल शियर स्ट्रेस है ये, लेकिन सिंपल उसने क्या लिख दिया, बेंडिंग स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेसेस। उसने ट्विस्टिंग मोमेंट लिख दिया, इसका मतलब क्या है, कौन सा स्ट्रेस होगा उसके अंदर, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस ही होगा। तो आप उसको चाहे टॉर्जनल शियर स्ट्रेस बोलो चाहे सिंपल शियर स्ट्रेस, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमको सिग्मा और टी का रेशियो निकालना है। तो हम क्या होता है हमारा, हम जानते हैं सिंस सिग्मा इज इक्वल्स टू एम बाय जेड एंड टो इज इक्वल्स टू टी बाय जेड टी, यही तो होता है भाई। तो इसलिए मैंने कर दिया देयरफॉर सिग्मा अपॉन टो बराबर एम बाय जेड अपॉन में टी अपॉन में जेड टी। एम बाय जेड इंटू में जेड टी बाय टी, सिग्मा अपॉन टो बराबर एम अपॉन टी इंटू में जेड टी बाय जेड। अब बस क्या करें अपन, एम अपॉन टी रहने दो एज इट इज, उसकी वैल्यू नहीं पता। जेड टी क्या होता है, टॉर्जनल सेक्शन मॉडुलस पाई डी क्यू अपॉन में 16, और ये कितना था पाई डी क्यू अपॉन में 32। तो पाई डी क्यू से पाई डी क्यूब कैंसिल, 32 ऊपर आ गया, 16 नीचे क्या हो गया, सिग्मा अपॉन टू बराबर 2m अपॉन में टी। अब आपको क्या करना है, मैंने तो आपको बता दिया, आपको केवल डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखना है। अगर आपसे कहता है बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्जनल स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा 2m बाय टी, अगर बोले टॉर्जनल और बेंडिंग का क्या होगा t बाय 2m। सिग्मा के m होता है, सिग्मा किसके कारण जनरेट होता है, m के कारण। आपको ऐसे ही ध्यान रखना है सिग्मा के सामने m है और टो के सामने t है, बस ऊपर क्या आएगा 2 आएगा। बात क्लियर है, m के साथ 2 आएगा।
तो आप ये उतार देंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। लिखेंगे क्वेश्चन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ shear stresses in hollow and solid circular shaft due to twisting मोमेंट T। तो क्या कह रहा है भाई, shear stress का रेशो बताओ किस किस में। एक तो यार लेकिन इसमें मैंने डायमीटर नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, आप इसके अंदर देखो डायमीटर कांस्टेंट रहेगा। इसका डायमीटर अगर D है सॉलिड का, तो इसका ये तो है कैपिटल D सेम, और अंदर का क्या है स्मॉल d। नहीं भी दे तब भी ये कॉमन सेंस है। तो आपको क्या पूछ रहा है, ये इन दोनों में जो शेयर स्ट्रेसेस है उसका रेशो पूछ रहा है। सिग्मा ऑफ टो ऑफ हॉलो टू टो ऑफ सॉलिड। टो क्या होता है भाई, आपने देखा था अभी, T बराबर टो इंटू में ZT, यही होता है। और टो इंटू में ZT क्या होता था हमारा, पाई डी क्यू अपॉन में 60। तो टो क्या होता था, टो बराबर 16T अपॉन में पाई डी क्यू। ये सॉलिड के लिए था, और होलो के लिए D4 माइनस स्मॉल d4 अपॉन में कैपिटल D, ये तो था। तो हम होलो वाले का लिखते हैं पहले, 16T अपॉन में पाई D4 माइनस स्मॉल d4 अपॉन में D। भाई D4 माइनस d4 अपॉन D है, वो D अपना ऊपर चला गया। ये तो होलो के लिए हो गया, अपॉन में सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा, 16T अपॉन में पाई डी क्यूब। बात क्लियर है। 16T से 16T कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, D बाई ये तो नीचे रह गया, ये कहाँ चला जाएगा, ये 1 अपॉन में, तो ये चला जाएगा ऊपर। तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा D4 अपॉन में कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4। तो मैं इसको लिख देता हूं, टो ऑफ हॉलो अपॉन टो ऑफ सॉलिड बराबर D4 माइनस D4 माइनस। देखो भाई और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे कहते हैं कि शियर स्ट्रेस सेम है हॉलो और सॉलिड में, तो आप T का रेशो बताओ। तो T बराबर 16 पाई डी क्यूब टो अपॉन में 16 होता है, टो सेम है तो 16T अपॉन पाई डी पे T22 ऐसे निकाल, कैसे भी निकाल दो भाई, आपको क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। अगर दो शाफ्ट हमारे पास, एक तो सॉलिड है, दूसरी क्या है हमारे पास हॉलो है, और रीजन क्या है, और दोनों के पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो हमारे पास दोनों शाफ्ट हैं, दोनों ही शाफ्ट का जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है दोनों का क्या है सेम। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का क्या है सेम है। तो उस वाली कंडीशन में जो हमारी स्ट्रेंथ होती है किसकी ज्यादा होती है, हॉलो वाले की होती है, ड्यू टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, हमारा हॉलो का होता है। इसलिए अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ होती है किसकी ज्यादा होगी, इस वाले की हॉलो की होगी। तो हमारे अगर हमसे पूछा जाए इन दोनों में मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सी है, वो वाली होगी। तो आप लिखेंगे नोट के अंदर इसके नीचे, सेम मटेरियल व सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की सॉलिड व हॉलो सर्कुलर शाफ्ट में से हॉलो शाफ्ट ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसको उतार देंगे, उतार दो भाई, इसको मैं मिटाता हूँ।
इसके बाद अपन देखते हैं पावर ट्रांसमिटेड बाय टॉर्क टी। अगर टी टॉर्क लग रहा है तो कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है उसके कारण, कितनी पावर ट्रांसमिट, पावर को अपन किससे डिनोट करते हैं, किलोवाट के अंदर। तो टी टॉर्क के कारण कितनी पावर ट्रांसमिट होती है, ये वाली चीज अपन देखते हैं। पावर ट्रांसमिटेड, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बाय टॉर्क टी। टी टॉर्क के कारण 2 पाई एन टी बाय, देखो भाई कोई अपनी शाफ्ट है उस पर हमने टी टॉर्क लगा दिया, इसके कारण कितनी पावर उस शाफ्ट को मिल रही है। अपन कपलिंग करते हैं, एक शाफ्ट ये ली और एक मैंने दूसरी शाफ्ट ली, दोनों में कपलिंग कर दी। कपलिंग करके क्या कर रहे हैं, इस शाफ्ट को मैं घुमा रहा हूं, ठीक है। इस शाफ्ट को कैसे घुमा रहा हूं, चेन के द्वारा कैसे भी घुमा रहा हूं। इस शाफ्ट के जरिए मेरी ये वाली शाफ्ट घूमती जा रही है। ये वाली शाफ्ट जब ये घूमेगी तो क्या देगी, इसको पावर देगी। ऊपर से जब हमारे टरबाइन का जो आपने प्रिंसिपल मालूम है क्या होता है, ऊपर जब पानी आता है, पानी गिरता है, पानी का गिरने से क्या है, जो हमारी वेन्स होती है ना, वेन्स इस तरह से हमारी वेन्स, पंखड़ियां होती हैं, तो पंखड़ियों पर पानी गिरता है सीधा। तो पानी जब पंखड़ियों पर गिरता है तो पंखड़ियां घूमती हैं, पंखड़ी भाई नीचे जाएंगी, यूं पंखा घूमेगा तो ये शाफ्ट घूमेगी। ये शाफ्ट जो है जब घूमेगी तो ये शाफ्ट इस वाली शाफ्ट को घुमाएगी। घुमाने का मतलब क्या है, इस वाली शाफ्ट को ये पावर देगी, जिससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कितनी पावर देगी ये, तो भाई ये जैसे भी घूम रही है, मान लीजिए ये जो घूम रही है अपनी, ये घूम रही है आरपीएम पर, रोटेशन पर, रिवॉल्यूशन पर मिनट पर घूम रही है। ये कितने भी रिवॉल्यूशन पर मिनट पर ये वाली शाफ्ट हमारी घूम रही है, जितने पर भी ये वाली शाफ्ट हमारी घूमेगी, उस घूमने के आधार पर उस अप्लाइड टॉर्क के आधार पर, कितना ज्यादा टॉर्क लग रहा है उसके आधार पर क्या हमारी इसमें पावर ट्रांसमिट होगी। कितनी होती पावर ट्रांसमिट, वो देखते हैं अपन। 2 पाई एन टी अपॉन में 60 होती है। यहां पर एन क्या है, एन होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, और टी क्या है, अप्लाइड टॉर्क। भाई सिंपल सी बात है, मिनट में और में होगा 60 का डिवाइड और चला जाएगा, सेकंड में है तो 60 का गुणा हो जाएगा तो हट जाएगा। छोटे से बड़ा, बड़े छोटा आप कन्वर्ट कर सकते हो। और पी क्या है, पावर इन किलोवाट। एक दो चीजें अपन नोट में लिखेंगे, क्या 1 वाट क्या होता है अपना, 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो 1 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड बोलते हैं 1 वाट। और अगर ये होता हमारा 1 किलोवाट, क्या होता है हमारा 1 किलो न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो ये एनर्जी होती है जनरली, और कुछ नहीं है। ये 1 HP हॉर्स पावर, ये क्या होती है हमारी 746 वॉट को बोलते हैं। या फिर बोला जाए इसमें अगर अपन 1000 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, किलोवाट। ठीक है, तो 0.75 बोल दिया जाता है। तो ये होती है हमारी वॉट, किलोवाट, 1 HP हॉर्स पावर, इन सब के बीच में रिलेशनशिप। तो ये अपना टॉर्जनल स्ट्रेसेस था। इसके अंदर एक टॉपिक और है, उसको मैं यहीं पर कवर करवा देता हूँ, वो है हमारा शियर सेंटर। मैं इसको मिटाता हूँ। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं भाई। आपको देखो डायरेक्टली पावर दे देगा, आपको पावर पूछेगा फॉर्मूला, और क्या दे के रखेगा, शियर स्ट्रेस की। जो शियर स्ट्रेस है वो इतना है, तो आप बताओ पी कितना होगा। हम जानते हैं 2 पाई एन टी अपॉन में 60 है, और टी क्या होता है हमारा, टी होता है 2 पाई एन बाय 60 इंटू में टी क्या होता है हमारा, टी होता है हमारा टो इंटू में जेड टी, मतलब टो इंटू में पाई डी क्यू अपॉन में 60। तो इस तरह से अपन टो डायरेक्टली पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो डिग्री में पूछते हैं, डिप्लोमा में इतना क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे। तो आप क्या करोगे, टी की जगह डायरेक्टली टो को पुट कर दोगे, इतनी सी बात है। चलो भाई अपन नेक्स्ट देखते हैं अब शियर सेंटर के बारे में। शियर सेंटर क्या होता है, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब अपन लिखेंगे शियर सेंटर। अपन लिखते हैं शियर सेंटर क्या होता है। ये अभी तक हमने बात करी थी, जो हमने पढ़ी थी ना, कौन सी, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग। तो उसमें जो हमारे लोड लगते थे, वो लोड कहां लगते थे, किसी ना किसी एक्सिस के सीजी पर लगते थे।
मतलब आपने तो ये दिखा दिया भाई ये यूडीएल लग रहा है, पहली बात तो ये लाइन से बना दिया, ये बीम है, बीम को पूरी, बीम ऐसी होती नहीं है लाइन, बीम क्या होती है एक्चुअल में, या तो रेक्टेंगल होगी या फिर स्क्वायर होगी या फिर सर्कुलर होगी। मान लीजिए रेक्टेंगल बीम थी, अब रेक्टेंगल बीम में मान लीजिए ये जो विड्थ है इसकी वो है आपकी 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मान लीजिए, 100 सेंटीमीटर विड्थ है इसकी, ठीक है, 1 मीटर करीब विड्थ, एग्जाम्पल के लिए, केवल समझने के लिए। तो देखो इसके ऊपर आपको क्या है, यूडीएल लगाना है, और यूडीएल क्या होता है हमारा, यूडीएल का एग्जांपल मान लीजिए आपको जो हमारा आई सेक्शन काट होता है, पटरी होती है रेल की पटरी आपने काट दी, इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी थी 2 मीटर, तो 2 मीटर की आप पटरी काट लाए और पटरी को आप रखना चाह रहे हो। पटरी क्या है, पटरी को कोई भी क्रॉस सेक्शन काट लोगे सेम वेट है, इसका मतलब क्या है, वो यूडीएल की तरह काम करेगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह काम करेगी। तो आप उस पटरी को, आप ये 100 मीटर विड्थ दिख रही है, तो 100 मीटर में आप कहां रखोगे इसको, आगे रखोगे पटरी को, या पीछे रखोगे, या सेंटर पर रखोगे। अगर मैं बता रहा हूं पटरी मैंने रख दी इसके ऊपर पटरी, और मैंने क्या कह दिया, ए बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर, ध्यान से समझना भाई, तसल्ली से, क्या चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन लिखा है बीम ऑफ विड्थ ऑफ लेंथ 2 मीटर इज लोडेड बाय यूडीएल, इज एक्टेड अपॉन बाय यूडीएल ऑफ 2 किलो न्यूटन पर मीटर। डायग्राम तो ऐसा बना दिया, लेकिन एक्चुअल में डायग्राम कैसा है, वो एक्चुअल में ये है कि हमारी ऐसी बीम थी रेक्टेंगुलर, और उसके ऊपर यूडीएल लग रहा है, मतलब पटरी रखी हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पटरी रखी है वो कहां पर रखी है हमने, ये हमने आगे रखी, पीछे रखी, और कहीं रख दिया, फिर बीच में रखी, वो उसको, ये कॉमन सेंस की बात रहती है, क्या है ये साइलेंट है कि ये कहां पर रखी होती है, बिल्कुल एनए पर, मतलब सीजी पर, जो उसका सीजी वाली लाइन है, जो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, ये कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्रिक, आप ऊपर से काटोगे दोनों बराबर भागों में, तो कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पर आपने इस लोड को प्लेस किया तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत, अगर मैं अब इसको ऊपर से देखूं ना, इस डायग्राम को, अगर मैं इस डायग्राम को ऊपर से देखना चाहता हूं, तो देखो ये अपना क्या है, ये आपका था रेक्टेंगुलर सेक्शन, और यहां पर आपकी पटरी बिल्कुल ऐसे रखी हुई है, ये मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री पर रखी हुई है। तो अपन को समझ में आ रहा है कि इसके अंदर केवल क्या होगी, बेंडिंग होगी, ये जो बीम है बीच में से यूं बेंड हो जाएगी, दबेगी, बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं इस पटरी को यहां ना रख के यहां रख देता, यहां पर रख देता, तो क्या होता, तो बीम क्या है, बेंडिंग तो होती। अगर मैं इस पटरी को यहां ना रख करके कहां रख देता, ये मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूं और समझने के लिए, ये हमारी क्या है, ये हमारी NA है, और इस बीम को मैं यहां ना रख करके और कहां रखता, इस पटरी को मैं यहां रख देता, तब क्या होता, सोचो आप, मतलब ये यूडीएल कहां पर होता, ये यहां लगा होता ऐसे। तो देखो बीम में बेंडिंग होती क्या, बिल्कुल होती बेंडिंग, क्यों, क्योंकि यूडीएल तो ऊपर से ही लग रहा है, चाहे आगे लग रहा है चाहे पीछे लग रहा है, चाहे आगे लग रहा है चाहे पीछे लग तो ऊपर से ही रहा है, तो बेंडिंग तो होगी, बिल्कुल सही बात। लेकिन इसके साथ साथ में ये जो है ना आपकी ये बीम, देखो आप ऊपर बीच में लग रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, केवल बेंडिंग होती, जब आपने आगे लगा दिया, मतलब कुछ इसेंट्रिसिटी पर लगा दिया, ये कुछ इसेंट्रिसिटी पर लगा दिया आपने, सीजी से कुछ आगे लगा दिया, तो ये बीम ऐसे पलटने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि देखो आपने आगे लगा दिया, ये आगे लगा दिया, तो बीम इस तरह से पलटने की कोशिश करेगी, पीछे लगाया तो पीछे पलटने का मतलब क्या है, ट्विस्ट, भाई इस तरह से घूमने का मतलब ट्विस्ट ही तो हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ ट्विस्टिंग मोमेंट भी डेवलप हो रहा है, मतलब बीम के अंदर क्या होगी, ट्विस्टिंग हो जाएगी। अगर आपने लाइन ऑफ सिमेट्री पर नहीं लगाया तो ट्विस्टिंग हो जाएगी। हम चाहते हैं कि बीम के अंदर ट्विस्टिंग ना हो, केवल बेंडिंग हो, तो हम लोड को कहां पर लगाएं, ये तो अपना क्या था, आई सेक्शन था, आई सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी अपन को, आई सेक्शन तो कैसा है, सिमेट्रिक है, तो बिल्कुल सेंटर पर लगा दिया हमने। कुछ सेक्शन ऐसे भी तो होंगे ना, जैसे हमारे पास चैनल सेक्शन है, गर्डर जो होते हैं चैनल के, अब इसमें इस सेक्शन का मैं यूज कैसे करना चाह रहा हूं, बीम के रूप में, मतलब अब ये जो हमारी जो बीम थी ना, ये बीम जो मैं यूडीएल दिखा रहा हूं, ये कैसी बीम है, ये हमारी बीम है एक चैनल सेक्शन के रूप में, ये बीम है हमारी चैनल सेक्शन के रूप में, जिसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, लोड लगाना है। देखो, तो अगर मैं बात करता हूं इस चैनल सेक्शन की, और इसको अगर मैं दिखाऊं आपको ऐसे,
देखो भाई ऐसी बीम है ये चैनल सेक्शन, समझ रहे हो, ऐसा सेक्शन है ये, इस तरह का सेक्शन है। इसके ऊपर आपको क्या लगाना है, यूडीएल लगाना है। अब इस पे ये बीम है, तो बीम इसका डायग्राम तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा भाई, यूडीएल इज सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड बीम इज एक्टेड अपॉन बाय यूडीएल, ऐसे ही दिखाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में कैसी है वो बीम, ये वाली कैसी है, रेक्टेंगल ना होकर के चैनल सेक्शन। जब ये चैनल सेक्शन है तो इस चैनल सेक्शन पर मैं कहां लगाऊं, अगर मैंने कहीं पर लगा दिया तो ये तो पलट जाएगी। इसका सीजी तो कहां पर होता है, इसका सीजी तो यहां पर होता है, तो यहां थोड़ी लगा सकता हूं मैं। तो इसको लोड को कहां पर लगाऊं कि ये इसके अंदर ट्विस्टिंग उत्पन्न ना हो, केवल केवल क्या हो, बेंडिंग उत्पन्न हो। तो वो जो पॉइंट होता है ना, वो जो पॉइंट होता है इस क्रॉस सेक्शन का, वो जो पॉइंट होता है जहां पर अगर आप पॉइंट लोड को लगाओगे, जहां पर आप लोड को लगाओगे तो क्या है, बीम के अंदर केवल बेंडिंग उत्पन्न होगी, मतलब बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होगा, ट्विस्टिंग उत्पन्न नहीं होगी, मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट उत्पन्न नहीं होगा। तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम शियर सेंटर। उसको शियर सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर टोटल शियर की वैल्यू क्या होती है, टोटल शियर फ्लो जीरो होता है। मतलब जैसे ही आप यहां पर लोड लगाओगे तो ये जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहे थे ना ऐसे, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या हो जाएंगे, इस वाले पॉइंट पर आकर के जीरो हो जाएंगे। ये यूं आ रहे थे, ये यूं आ रहे थे, टोटल शियर फ्लो की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए अपन इस पॉइंट को बोलते हैं शियर सेंटर। तो शियर सेंटर आपसे पूछेगा कि ये कौन सा पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट जीरो होता है, क्या कौन सा मोमेंट जीरो होता है हमारा, ट्विस्टिंग मोमेंट। तो आप लिखेंगे इसके अंदर शियर सेंटर में एक दो लाइन लिखेंगे अपन इसके अंदर, वो मैं लिख देता हूं। थियरी ऑफ प्योर बेंडिंग केवल सिमेट्रिक लोडिंग के लिए वैलिड होती है। इसके जब लोड को किसी भी सेक्शन की सिमेट्रिक एक्सिस के अलावा किसी और पॉइंट से गुजारा जाता है तो बीम में बेंडिंग के साथ साथ ट्विस्टिंग भी उत्पन्न होती है। शियर सेंटर वह पॉइंट होता है जहां से लोड को गुजारने पर ट्विस्टिंग उत्पन्न नहीं होती, अर्थात टॉर्जनल मोमेंट जीरो होता है और बीम में केवल बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है। तो ये बात क्लियर है भाई, क्या होता है शियर सेंटर हमारा, ये होता है हमारा शियर सेंटर। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं बाकी जो अपने शियर सेंटर है डायग्राम दे के रखेगा आपको, सेक्शन का डायग्राम देगा क्वेश्चन में और पूछेगा इसका शियर सेंटर कौन सा होगा, 4-5 पॉइंट बना के दे देगा, आपको उसमें ढूंढ करके लगाना है कौन सा होगा। जिनमें से जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है वो बता दूंगा आपको। ठीक है भाई, मिटाता हूँ। इसके बाद में कई सारे सेक्शंस के शियर सेंटर बताता हूँ। इसका यूज कहाँ करते हैं अपन, डिजाइनिंग में करते हैं भाई। अपन बीम का जब डिजाइन करते हैं तब करते हैं कि अपन इसमें लोड को इस पॉइंट पर लगाएंगे जिससे कि इसके अंदर
बीम का अपन डिजाइन करेंगे केवल बेंडिंग मोमेंट के लिए, और लोड को कहां पर लगाएंगे, शियर सेंटर पर लगा देंगे, जिससे कि उसमें ट्विस्टिंग उत्पन्न होगी नहीं, केवल बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होगा। शियर सेंटर फॉर डिफरेंट सेक्शंस। देखो भाई, इसका तो आपको समझ में आता ही होगा, इसका तो आपको दिख ही रहा है कहाँ होगा। ये रहा शियर सेंटर को मैं एस से नोट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। ये शियर सेंटर है इसका, ये रहा भाई स्क्वायर का, ये रहा भाई इसका, ये है टी सेक्शन का, ये रहा। तो सारे पॉइंट ये शियर सेंटर है हमारे। एल सेक्शन का, ये रहा। ये जो हमारे कंबाइंड सेक्शन है ना, इनका शियर सेंटर अपन पता कैसे याद करते हैं कि इनकी हम क्या है लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्रिक एक्सिस निकालते हैं अलग अलग की। पहले हमने इसकी बनाई, इसकी कौन सी होगी, ये दो होंगी हमारी, ये दो ही तो होंगी इसकी सिमेट्रिक एक्सिस, और एक ये है, इसकी भी दो होंगी, एक तो ये है और एक ये होगी, एक तो ये होगी और एक ये होगी। तो इसका तो ये हो गया पॉइंट, इन दोनों क्रॉस करने वाले, इसका ये हो गया। तो इन दोनों में जो कंबाइंड सेक्शन बन रहा है, उस कंबाइंड सेक्शन में दो एक्सिस जहां पर काट रही है एक दूसरे की, देखो इस वाले की तो ये वाली एक्सिस, और इस वाले की ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, इसकी कौन सी एक्सिस, ये वाली, ये दोनों काट रही है दूसरे को कहां पर, यहां पर। तो ये होगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस काट रही है ना एक दूसरे को, जो मेजर एक्सिस काट रही है, उस वाले कटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, शियर सेंटर। इसमें देखो, इसमें भी दो हैं, देखो अगर आप इसमें देखोगे तो इसके देखो दो एक्सिस, ये हो, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। इस वाले की देखोगे तो इसकी भी दो हो गई, एक तो ये हो गई एक्सिस और एक ये हो गई। लेकिन इन दोनों की कौन कौन सी एक्सिस काट रही हैं, ये वाली और ये वाली काट रही, कहां काट रही है, यहां काट रही। तो ये होगा इसका शियर सेंटर। इस तरह से याद रखने का तरीका होता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है ना, इनका तो कोई भी बता देगा, वो है हमारा चैनल सेक्शन। एक तो ये है, इसका शियर सेंटर कहां होता है, देखो इसका ये मैंने सेंटर ले लिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है एक्सिस की b, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है h, और ये जो है इसकी थिकनेस ये है स्मॉल t। तो इसका ये तो होगा, इसका यहाँ कहीं पे तो होगा इसका g, मतलब CG, और शियर सेंटर कहाँ होगा, बाहर होता है इसका। ये तो इसका, ये तो है इसका G, और ये शियर सेंटर इसका बाहर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी E। तो कितनी दूरी पर होता है ये, E बराबर ये इसका फॉर्मूला होता है। आप ध्यान रखो चाहे मत रखो, कोई बात नहीं, मैंने आपको लिखवा दिया है। कहां से मापते हैं ये ध्यान रखना है आपको, जो हमारा चैनल सेक्शन है उसके बाहरी सरफेस से मापेंगे इसको, शियर सेंटर को। कितनी दूरी पर होता है, ई पर। और ये ई कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, सेंटर से नहीं मापते इसको। बाकी के जो दो सेक्शन है उसका कहां से मापते हैं हम, उसका मापते हैं सेंटर से। एक तो ये है हमारा हाफ सर्किल है, इसका रहता है यहां से लेकर के मापते हैं हम, इसका बाहरी होता है। तो ये जो दूरी होती है ये है हमारी ई, और ये है हमारा शियर सेंटर एस। तो ये ई क्या होती है यहाँ पे 4r/पाई। थोड़ा सा ज़्यादा कर्व्ड है अगर, तो उसका होता है सेंटर से ये डिस्टेंस, ये है हमारा एस, ये दूरी हमारी ई बराबर 2r। तो ये हमारे शियर सेंटर हैं। जो आज तक सबसे ज़्यादा किसी क्वेश्चन पूछा गया ना, वो ये पूछा गया है। और पूछा गया है इसके अंदर बस ऐसे डायग्राम दे दे, देखो आपको 4 पॉइंट बना देगा, ये 2 3 और एक यहाँ बना देगा। पूछेगा कौन सा होगा इन चारों में से 1 2 3 4 कौन सा होगा बाहर। इसके फेस के कहाँ से मापते हैं हम, फेस से मापेंगे। इसमें कहाँ से मापेंगे, अंदर से मापेंगे। इसमें अपन फेस से मापते हैं इसको। इसका ये अपना फॉर्मूला होता है। तो ये होता है हमारा शियर सेंटर। तो हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्बाइंड स्ट्रेसेस। कॉम्बाइंड मतलब जो हमारे जुड़ करके स्ट्रेस हैं, जैसे हमारे अभी हमने इंडिविजुअल पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था कौन सा
प्रिंसिपल, उसके बाद पढ़ा बेंडिंग, शियर, टॉर्जनल। अब क्या है, इनके जो हमारे कपल्स जो एक साथ लग रहे हैं, एक साथ कौन कौन से लगेंगे हमारे, टॉर्जनल और बेंडिंग मोमेंट ये लगेंगे, और डायरेक्ट और बेंडिंग मोमेंट, उनके द्वारा क्या क्या चीज़ याद करते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।